हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। और आज इसकी शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.1। इसके आज हम क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये दोनों सवाल आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसके कुल 4 सवाल हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में 5 सवाल हैं। तो सवालों को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अध्याय 5 समांतर श्रेणियों का एक परिचय वीडियो है, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो, जो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें हमने बताया है, अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आपको इस अध्याय का थोड़ा सा परिचय हो जाएगा ऊपर ऊपर से, कि हमें इसमें करना क्या है, कौन से सूत्र लगने हैं और कैसा अध्याय है ये। ठीक है, तो ये आप वीडियो देख लेना। अब हम शुरू करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला। देखो इसका क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या करना है। इसमें निम्नलिखित में से किस स्थिति में शामिल संख्याओं की सूची अंकगणितीय प्रगति बनाती है और क्यों। तो इसमें हमें कुछ स्थितियां दी होंगी, उसमें हमें ज्ञात करना है कि ये जो हमें स्थिति, मतलब इसमें से हमें एक समांतर श्रेणी बनानी है। तो क्या वो समांतर श्रेणी सही है या गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, तो हमें ये सब उसमें बताना होगा। तो आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जब किराया पहले किलोमीटर के लिए ₹15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए ₹8 है। ठीक है, तो हम आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, यहाँ से बोलकर बताएंगे और आप लोग अपनी किताब में मिलाना और उसके बाद फिर इसका हल हम बोर्ड पर करा देंगे। अगर क्वेश्चन समझ पाएंगे तो देखो समय बहुत लग जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया है और आप लोगों को में देख लेना। अब इसका हल हम अच्छे से विस्तार से आपको समझा देंगे, जिससे आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, एक टैक्सी है जिसका एक निश्चित किराया है कि अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आपको ₹15 लगेंगे। अगर उसके बाद भी आपको कहीं जाना है, कहीं और जाना है, जैसे आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और आगे जाना है, तो पहले किलोमीटर के लिए तो ₹15 है, लेकिन अगर और जाना है तो उसके बाद हर किलोमीटर पर आपको ₹8 लगेंगे। कैसे लगेंगे वो हम बता रहे हैं। मान लीजिए ये है आपका घर, ठीक है, ये आपका घर है, लिख दे रहे हम घर। घर से आपका एक मंदिर है, ये मंदिर कितना किलोमीटर दूर है घर से? 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब इसके बाद मंदिर से आपको कहीं जाना है, एक दुकान जाना है, तो ये आपकी एक दुकान है, ये दुकान हो गई, ये हमारा मंदिर हो गया। अब यहाँ से ये जो है वो 1 किलोमीटर है। ठीक है, घर से मंदिर 1 किलोमीटर है, मंदिर से दुकान भी 1 किलोमीटर है। तो ये है भैया एक टैक्सी वाला। कौन है? टैक्सी वाला। तो जब आप टैक्सी में आएंगे और टैक्सी से अगर आपको मंदिर जाना है तो टैक्सी वाले का एक नियत भाड़ा रहेगा, एक नियत किराया लगेगा कि आपको मंदिर तक छोड़ने के वो ₹15 लेगा। ठीक है, ये उसका नियत भाड़ा है कि अगर आपको 1 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो आपको ₹15 देने पड़ेंगे। अब अगर आप टैक्सी यहाँ से चल के यहाँ आ गई, कहाँ आ गई? मंदिर में। अब यहाँ से अगर आपको मंदिर से दुकान जाना है, तो जब आप मंदिर से दुकान जाओगे तो आपको इस 1 किलोमीटर के ₹8 और देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ में ना आया हो तो और सरल भाषा में समझा देते हैं। पहले किलोमीटर का कितना लगेगा? ₹15, और उससे अगर ज्यादा और जाना है तो फिर हर किलोमीटर का आपको ₹8 लगेगा। तो कुल कितने रुपए लगेंगे? पहले किलोमीटर के लगेंगे ₹15, फिर 1 किलोमीटर और आप गए तो और लग गए ₹8। तो इन दोनों को जब जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके कुल ₹23। बात समझ में आई? जब घर से मंदिर जाओगे, घर से मंदिर 1 किलोमीटर है तो उसके आपको एक नियत भाड़ा देना होगा जो है ₹15। फिर अगर आप और कहीं जाए तो और कहीं जाए अगर आप, और अगर आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? ₹8 देने पड़ेंगे। तो अब हम सवाल को शुरू करते हैं। सवाल में क्या लिखा है
प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जब किराया पहले किलोमीटर के लिए ₹15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए ₹8 है। तो मान लीजिए आपका किराया, ठीक है, आप गए भाई 1 किलोमीटर, तो जब आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो उसका नियत भाड़ा कितना है? ₹15 है। आप अपनी बुक में मिला लेना, ये हमारी बुक 24-25 की है, ठीक है, नई है मतलब, तो आप लोग भी अपनी बुक में मिला लेना। तो 1 किलोमीटर का है ₹15। फिर अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हो, तो 2 किलोमीटर अगर आप जा रहे हो तो ₹15 तो लगेंगे 1 किलोमीटर के, और 1 किलोमीटर आप फिर से गए तो आपको ₹8 और देने पड़ेंगे, तो इसमें ₹8 ऐड हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे दोनों मिलकर? ये हो जाएंगे ₹23। इसके बाद अगर आप 3 किलोमीटर जाओगे, तो 3 किलोमीटर अगर आप जाओगे तो आपको ₹15 देने पड़ेंगे पहले वाले किलोमीटर के। अब बचे 2 किलोमीटर और, तो 2 किलोमीटर के आपको ₹8 और देने पड़ेंगे। तो जब यहाँ से 1 किलोमीटर के 15, 2 किलोमीटर के 15 में 8 जोड़ दिए, 3 किलोमीटर के 15 में हमने 2 बार 8 जोड़ दिए, तो ये कुल हो जाएंगे अब कितने? 31 हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप 4 किलोमीटर जाओगे तो वही स्थिति रहेगी। 4 किलोमीटर के लिए क्या होगा? 15 में 3 बार हम 8 जोड़ देंगे, क्योंकि ₹15 पहले किलोमीटर के और ₹8 अलग अलग 3 किलोमीटर के हो गए। तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे आपके 39-39 रुपए। तो यहां तक समझ में आया? अब हमें जो संख्याएं मिली है श्रेणी बनाने के लिए वो है 15, 23, 31, 39। तो हम इनकी एक एपी बनाएंगे। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणियां। तो इनकी एपी बनेगी क्या? 15, 23, 31, 39। अब ये समांतर श्रेणी जो बनी है, एपी जो बनी है, ये सही है या नहीं है, इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालेंगे? इसका एक सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर मतलब क्या होता है? डी। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो इन दोनों पदों के बीच का अंतर हमें मिल जाता है। तो यहां हम निकाल लेंगे हमारा डी। तो ये देखो, आप डी निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद हमारा 23 है, पहला पद हमारा 15 है। तो जब हम 23 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 बचेगा। इसके बाद फिर से सार्वंतर निकालेंगे। अब 31 में से 23 को हटा देंगे, तो 31 माइनस 23 कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर सार्वंतर निकालेंगे। अब 39 में से 31 को हटा देंगे, 39 माइनस 31 फिर कितना बचेगा? फिर से 8 बचेगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इन संख्याओं के बीच का अंतर हर बार सेम आ रहा है, हर बार 8 आ रहा है, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 8 है। अब जब संख्याओं के बीच का मतलब पदों के बीच का अंतर अगर सेम आ जाता है, 8 आ जाता है, तो हमारी ये श्रेणी जो है वो सार्वंतर श्रेणी होगी। ये हमारी श्रेणी सही है। तो हमें नीचे क्या लिखना होगा? हमें नीचे नीचे लिखना होगा कि डी का मान बराबर है। डी का मान बराबर है, अतः यह एपी, अतः यह एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है पहले प्रश्न का पहला सवाल। बहुत सरल सवाल है, ठीक है, और व्यवहारिक सवाल है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ। अब इसके बाद करेंगे हमारा दूसरा सवाल। और अगर आप लोग लिख ना पाओ तो एक काम करना, वीडियो को थोड़ी देर के लिए बीच में रोक लेना, थोड़ी देर के लिए बंद कर लेना और फिर लिख लेना सवाल को। तो भाई हमारा दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल हमारा है, एक सिलेंडर में मौजूद हवा की मात्रा जब एक वैक्यूम पंप हवा को 1/4 हटाता है, एक समय से सिलेंडर में शेष बची हवा की मात्रा कितनी है? तो ऐसे सवाल है इसमें जो आपको जल्दी से समझ में नहीं आए, क्योंकि इसमें
शब्दों का सही से उपयोग किया ही नहीं गया। एक लाइन होती है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस तुरंत चालू, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस तुरंत चालू, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए ये है हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है। इसके हमने कितने भाग बना दिए, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है, इसके हमने 1 2 3 4 4 भाग हमने बना दिए। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसमें मौजूद हवा है, ठीक है। क्या है इसमें अंदर, हवा भरी है। तो जब एक वैक्यूम पंप हवा को 1/4 घटाता है, अब जब हम सिलेंडर में एक वैक्यूम पंप को लगा देंगे तो वो पंप इसमें से कितना भाग हटाया है, इसका 1/4 भाग। 1/4 भाग क्या होता है, मान लो ये पूरा हमारा भरा है, इसमें गैस भरी है या हवा भरी है। इसके बाद उन्होंने 1/4 हटाया है, तो 1/4 होता है, ये एक हमारा क्या है, पूरा सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर है। एक हमारा पूरा सिलेंडर है और 4 जो इसका है वो एक भाग है। तो मतलब पूरे सिलेंडर में से उसका कोई भी एक भाग उनने घटा दिया या हटा दिया। तो मान लीजिए हमने ये एक भाग हटा दिया, अब इसमें कितने भाग बचे, 3 भाग बचे। तो उनका कहने का मतलब है एक सिलेंडर में से जब वैक्यूम हवा को हटाता है तो उसका वो 1/4 भाग हटा देता है, ठीक है। 1/4 भाग उसने हटा दिया। तो अब उसने क्या लिखा है, सिलेंडर में कितनी शेष हवा बची है वो हमें ज्ञात करना है या फिर उससे रिलेटेड एक सारणी बनानी है। तो चलिए अब हम उस सारणी को बनाएंगे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ गैस का आयतन हमें लिखना पड़ेगा। तो उसे लिखने के लिए कोई सवाल में संख्या नहीं दी है, तो हम मन से मान सकते हैं, आप कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो हम यहाँ कौन संख्या मानेंगे, हम यहाँ मानेंगे, चलिए हम 64 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना बेलन का आयतन। अब आयतन क्या होता है, वो आयतन होता है जैसे सिलेंडर के अंदर हवा थी तो हवा इसका आयतन हो गया, ठीक है। कितना है, 64 है, हमने मान लिया इसके अंदर बेलन के अंदर का आयतन 64 है और बेलन क्या है, एक सिलेंडर है। अब वो उसमें से कह रहे हैं 1/4 भाग उनने हटा दिया। तो 1/4 भाग हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 64 में 4 का भाग दे देंगे। गुणित कितने, 1/4। अब जब 4 से 64 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 एकम 4, 6 में से 4 घटेंगे 2 बचेंगे, 2 आएंगे 4 के आगे हो जाएंगे 24, 4 छीं 24, ये हमारा आ रहा है 16। तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 64 में से जब हमने 4 का भाग दे दिया तो हमारा 16 यहाँ पर बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस 64 में से इस 16 को घटा देंगे। तो 64 माइनस 16 बराबर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 48। जब 64 में से हमने 16 को घटाया तो हमारा यहाँ 48 बच गया। अब इस 48 में भी हम 4 का भाग देंगे जब तक हमें हमारी संख्याएं मिल नहीं जाती। तो 48 गुणित 1/4 का हमने भाग दिया, 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 48 से मतलब 4 से 48 12 बार कट चुके हैं। तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारा आ गया यहाँ पर 48 माइनस 12 घटा देंगे, 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेंगे, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 36। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 36 में भी हम 4 का भाग दे देंगे। तो चलिए 36 में 4 का भाग देंगे, 36 गुणित 1/4। ये काम आपको रफ में करना है, रफ पेज में, ठीक है। 4 नाम कितने होते हैं, 36, 4 की दुनिया में 9 बार में 36 कट जाते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, 36 माइनस 9 कर देंगे। तो जब हम 36 में से यहाँ पर 9 को घटाएंगे तो हमारे बचेंगे क्या, 27, 27, ये हमारे यहाँ पर 27 बचेंगे। तो अब देखो आप, हमारी एक श्रेणी बनकर तैयार हो चुकी है। कैसे, पहला कुल भाग जो था वो था 64, 64 में से जब 1/4 भाग घटाया तो 48 बचा, फिर उसमें से 4 को हमने भाग दिया तो 36 बचा,
फिर 36 में भाग दिया तो हमारा 27 यहाँ पर ये संख्या बची है। जो भाग में से संख्या मिल रही थी उनमें से हम मेन संख्या को घटाते जा रहे थे तो हमें ये संख्याएं प्राप्त होती जाती थी। अब यहाँ से हम मान लें कि ये हमारी एक एपी है। क्या है? एपी, समांतर श्रेणी। तो क्या है? 64 है, फिर 48 है, फिर 36 है और फिर 27, ऐसी आगे और बढ़ जाएगी। अब ये सार्वधातुक श्रेणी है या नहीं है इसे ज्ञात करने के लिए हम निकालेंगे इसका सार्वधातुक। तो इसका सार्वधातुक निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो यहां निकाल लेंगे हम इसका सार्वधातुक। ठीक है, तो d बराबर दूसरा पद क्या है? 48, पहला पद क्या है? 64। तो ये तो देखो यहाँ 64 जो है वो माइनस का है लेकिन बड़ा पद है और 48 जो है वो छोटा पद है, तो माइनस की संख्या यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का 16। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे? 36 में से 48 को घटा देंगे। तो d बराबर 36 माइनस 48 बराबर, यहाँ भी वही हाल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 12 आ जाएगा। इसके बाद 27 में से हम माइनस 36 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 9। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इन सभी संख्याओं के बीच के अंतर जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। कहीं -16 आ रहा है, कहीं -12 आ रहा है और कहीं -9 आ रहा है। तो जब भी किसी सार्वधातुक श्रेणी में उनके पदों के बीच का अंतर समान नहीं आता है तो वो हमारी सार्वधातुक श्रेणी नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? यहाँ d के मान समान नहीं है, लिखेंगे हम d का मान बराबर, d का मान बराबर नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। ठीक है, d का मान बराबर नहीं है अतः यह हमारी जो समांतर श्रेणी है ये भी नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 1 का दूसरा सवाल। अब इसके बाद 2 सवाल और बचेंगे इस प्रश्न के। चलिए इसके बाद करेंगे हम तीसरा सवाल। अब करना है हमें तीसरा सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद कुआं खोदने की लागत जब पहले मीटर के लिए लागत 150 रुपए है और प्रत्येक बाद के मीटर के लिए 50 बढ़ जाती है। तो यहाँ भी बिल्कुल टैक्सी जैसा सवाल है ये, जैसा हमारे टैक्सी का था। पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपए ले रहे थे और फिर आगे हम बढ़ते जा रहे थे तो रुपए 8 ऐड होते जा रहे थे। तो यहाँ पर क्या है? ये भाई इनके पास मशीन है कुआं खोदने वाली, तो ये 1 मीटर के लिए 150 रुपए लेंगे और उसके बाद अगर आप और कुआं खोदेंगे तो रुपए 50 रुपए बढ़ते जाएंगे हर मीटर पर। मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर इतना 1 मीटर का कुआं खोद दिया तो इसके लिए उन्होंने रुपए हमसे कितने ले लिए? 150 रुपए। और इसके बाद वो खोदते गए खोदते गए खोदते गए, उन्होंने और कुआं खोदा तो यहाँ पर हमारे कितने रुपए ऐड हो रहे हैं? 50 रुपए। 50 रुपए और ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, पहले मीटर का कुआं खोदने के लिए उन्होंने 150 रुपए लिए, फिर उसके बाद और कुआं खोदते गए वो, तो उन्होंने 50-50 रुपए और लिए हर मीटर के लिए। मतलब पहले मीटर के लिए पैसे ज्यादा लिए, उसके बाद 50-50 रुपए हर मीटर के लिए लिए उन्होंने। तो यही हमारा सवाल होगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपए है। तो लिखेंगे 1 मीटर खुदाई की लागत, 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी ले रहे हैं? वो 150 रुपए ले रहे हैं। तो हमने मान लिया हमने 1 मीटर खुदाई करवाई भाई उनसे, तो उन्होंने हमसे 150 रुपए चार्ज किए। इसके बाद अगर हम 2 मीटर खुदाई करवाएं उनसे
तो 150 तो वो पहले 1 मीटर के ले ही लेंगे, उसके बाद 50 और जुड़ जाएंगे जो कि हर मीटर के हैं उनके। तो ये कितने हो जाएंगे, ये दोनों जोड़ के हो जाएंगे 150 और 50 200, 200 हो जाएंगे। इसके बाद हमने 3 मीटर खुदाई करवा ली, तो 3 मीटर के लिए क्या होगा, पहले मीटर के लिए जो के तो पैसे हैं 150, उसके बाद अलग अलग 50 और जुड़ेंगे हर मीटर के लिए। तो अब कितने मीटर बचे, यहाँ 2 मीटर बचे, तो 50 और जुड़ जाएंगे। अब ये कितने हो जाएंगे जुड़ के, 250 हो जाएंगे। अब हमें भाई नहीं मान रहे, हमने 4 मीटर करवा लिया, तो 4 मीटर के लिए क्या होगा, 150 पहले मीटर के लिए, और बाकी 3 मीटर के लिए 50 और लगेंगे। तो 50 ये हमारे हो जाएंगे कितने, 300। तो यहाँ पे हम एक समांतर श्रेणी बना सकते हैं, यानी एपी बना सकते हैं। क्या बनेगी हमारी एपी, यहाँ हमारी एपी बनेगी पहले मीटर के लिए 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300 और डैश 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 डैश। अगर हम बढ़ाते चलेंगे मीटर तो वो कैसे बढ़ाते चलेंगे। अब यहाँ पर हमारी एक एपी यानी समांतर श्रेणी बनकर तैयार हो गई है। तो अब ये सही है या नहीं है, इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर निकालेंगे, यानी सर्वांतर निकालेंगे डी। तो डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से हम पहले पद को कैंसिल कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। तो हमारा डी होगा, सबसे पहले हम 200 में से 150 घटाएंगे, तो 200 माइनस 150 बचेगा कितना, 50। इसके बाद करेंगे हम 250 माइनस 200, तो बचेगा कितना, 50। इसके बाद करेंगे हम 300 माइनस 250, फिर भी बचेगा कितना, 50। तो अब आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, जब हमने इनका सार्वांतर निकाला तो सार्वांतर इन सभी पदों का समान आ रहा है, 50-50। ठीक है, तो जब सार्वांतर किसी भी समांतर श्रेणी का समान आता है तो वो हमारी श्रेणी सही होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि भाई डी का मान बराबर है, अतः यह एपी है, मतलब सर्वांतर श्रेणी है। ठीक है, तो ये भी बहुत सरल सवाल था, पहले जैसे टैक्सी वाला था बिल्कुल उसी के जैसा था। तो यहाँ पर हमारा पहले प्रश्न का तीसरा सवाल भी हल होता है। अब इसके बाद करेंगे हम इस सवाल प्रश्न का आखिरी सवाल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे हो, ये सवाल बहुत सरल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, अच्छे से बनने लगेंगे आपसे। अब हमारा चौथा सवाल क्या है भाई इसमें, तो चौथा सवाल है कि खाते में हर साल आने वाली धनराशि, किसी का कोई खाता होगा, उसके खाते में हर साल आने वाली धनराशि ₹10,000 है, और कैसी है कि वो 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए जा रहे हैं। मतलब इसके खाते में हर साल ₹10,000 आ रहे हैं और 8% प्रति वर्ष, 8% हर साल चक्रवृद्धि ब्याज उस पर जमा हो रहा है, जमा किए जा रहे हैं लगकर। तो यहाँ पर हमारा सवाल क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले आप एक बात समझो, शुरुआती राशि उसकी कितनी है, ₹10,000 है, और हर साल उस पर कितने का ब्याज लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 8% का उस पर ब्याज लग रहा है। तो ये सब बातें सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत करेंगे हम उसकी शुरुआती राशि से। तो शुरुआती राशि कितनी है भाई, शुरुआती राशि है उसकी ₹10,000। ठीक है, शुरुआती राशि हमने मान ली, क्या उसमें क्वेश्चन में है ₹10,000 है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 साल बाद, 1 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, और 2 साल बाद वो कितनी हो जाएगी। तो उसमें दिया है क्वेश्चन में कि हर साल उस पर 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, मतलब जमा हो रहा है।
तो यहाँ निकालेंगे हम। देखो कुल राशि कितनी है, 10,000 है, गुणित परसेंट मतलब कितना होता है, 100 होता है। अब हर साल कितना लग रहा है परसेंटेज मतलब ब्याज, 8 रुपए लग रहा है। तो 100 में जब 8 जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब इसे हल कर लेंगे तो इस इन दो जीरो से यहाँ के दो जीरो काट लेंगे। अब जब 100 का गुणा हम 108 में करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल कर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा 1 साल बाद इसका जो राशि है, इसकी राशि वो हो जाएगी कितनी, 10,800, 10,800 हो जाएगी। अब इसी प्रकार 2 साल बाद, तो 2 साल बाद क्या होगा, पहले साल में 10,800 हो गई। अब इसी को हम करेंगे हल, कितनी, 10,800 हो रही है भाई, इतना इस पर ब्याज लगेगा, 100% है। नीचे लिखेंगे, इसमें से दो जीरो हम इसके काट देंगे। 108 का 108 में हम जब गुणा करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा कितना, 11,664, 11,664। देखो 1 साल बाद राशि हो रही है 8% ब्याज लगने पर 10,800, और 2 साल बाद राशि हो रही है 8% ब्याज लगने पर 11,664। अब क्या करेंगे, हमें ये यहाँ पर एक सर्वांतर मतलब एपी मिल चुका है। एक श्रेणी हम यहाँ पर बनाएंगे इसकी कि एपी क्या है। सबसे पहले कितना है, 10,000, उसके बाद कितना है, 10,800, उसके बाद कितना है, 11,664। अब यहाँ पर हमारी एपी तो बन गई है। अब ये एपी सही है या गलत है, इसकी जांच के लिए हम इनके बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर क्या होता है, डी यानी सार्वधातर। ठीक है, अंतर होगा इसका डी यानी सार्वधातर। इसके लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद हमारा है 10,800, पहला पद है हमारा 10,000। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 800। इसके बाद दूसरा वाला 11,664 माइनस 10,800। तो यहाँ पर अब हमारा क्या बचेगा, जब इसमें से हम इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा कितना, 864 यानी 864। तो अब आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि इन पदों के बीच का अंतर सेम नहीं है, कहीं पर 800 आ रहा है, कहीं पर 864 आ रहा है। तो ये हमारी एपी नहीं होगी, मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे कि डी का मान बराबर नहीं है, डी का मान बराबर नहीं। और इसकी थोड़ी स्याही खत्म हो रही है तो आप लोग ध्यान से देख लेना कि डी का मान बराबर नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर होता है हमारा प्रश्न एक के चारों सवाल हल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका प्रश्न नंबर 2। तो इसका प्रश्न नंबर 2 क्या है, तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे। एपी के प्रथम पद, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जब प्रथम पद ए और सार्वधातर डी निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर हमें सार्वधातर और डी मतलब पहला पद और डी मतलब सार्वधातर ये हमें दिया है। अब हमें यहाँ पर एपी के 4 पद बनाने हैं। तो क्या क्या दिया है इसमें, हम जब पहला हमारा सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है और हम इसका पहला सवाल कर रहे हैं। तो इसमें हमें पहले सवाल में क्या दिया है, एक दिया है ए, मतलब पहला पद हमें दिया है कितना, 10 रुपए, और सॉरी 10 दिया है। ठीक है, और हमें सार्वधातर डी कितना दिया है, वो भी 10 दिया है। 4 पद ज्ञात करने हैं, मतलब A1, A2 और A3, ये हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। A2, A3, A4, ये बात। तो हमें यहाँ पर ये 4 पद ज्ञात करने हैं। अब देखो यहाँ पर पहला पद तो आपको मिल जाएगा क्या, 10। ये हमें ज्यों का त्यों लिखना है। पहला पद होगा हमारा 10,
अब बाकी के पदों को ज्ञात करने के लिए एक बहुत अच्छा सा हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, जिससे आप आसानी से इन्हें ज्ञात कर लोगे। आपको क्या करना है, जो हमें डी दिया है यानी 10 दिया है, इसे हमें इनमें जोड़ता जाना है। ठीक है, जोड़ते चलेंगे हम। अगर आपको यहाँ पर डी बराबर -10 दिया हो तो घटाना है, और अगर +10 दिया हो मतलब सिर्फ 10 दिया हो तो जोड़ना है। जिस चीज का यहाँ पर साइन हो वो चीज आपको करनी है। तो भाई जब हम 10 में ये 10 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे ये 20 हो जाएंगे। हमने क्या किया, ये 10 यहाँ पर जोड़ दिए। अब 20 में हम जब 10 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएंगे, यहाँ भी हमने 10 जोड़ दिए। 30 में हम जब 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल सा है, क्या करना है, पहले पद में हमें सारवांतर जो हमारा अंतर दिया है 10, उसे जोड़ते जाना है और आपके पद ज्ञात होते चलेंगे। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो उसे घटाते जाना है और आपके पद ज्ञात होते जाएंगे। तो हमारा पहला पद 10 है, दूसरा पद 20 है, तीसरा पद 30 है और चौथा पद 40 है। इतने आसान सवाल हैं। चलिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें दिया है a बराबर -2, d बराबर 0 दिया है। तो पहला पद तो हमारा क्या आएगा, -2 आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब आपको एक बात बता दें, जब भी आपको पद ज्ञात करने का है और अगर जो उनका अंतर होता है डी सार्वंतर, अगर वो 0 हो तो जो हमारा पहला पद होगा वही हमारे सभी पद माने जाएंगे। जैसे हमारा पहला पद -2 है तो सभी पद हमारे -2 होंगे, क्योंकि जब इन्हें हम 0 में जोड़ेंगे तो ये ज्यों के त्यों आएंगे। ठीक, तो हमारे सभी पद क्या होंगे, -2 होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि हमने इनमें सभी में 0 को जोड़ दिया है। तो 0 को कोई भी संख्या में जोड़ें या फिर घटाएं, संख्या वही की वही रहती है। तो ये हो गया हमारा इसका दूसरा सवाल। अब इसका करेंगे हम तीसरा सवाल। तो भाई इसका तीसरे सवाल में क्या दिया है, यहाँ दिया है a बराबर 4, d बराबर -3। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, अगर जोड़ने को कहें तो जोड़ना है, घटाने को कहें तो घटाना है। यहाँ d बराबर -3 है, मतलब हमें इसे घटाते जाना है। तो पहला पद तो हमारा होगा 4, क्योंकि वो दिया रहता है। अब जब 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो दूसरा पद हमारा 1 होगा। इसके बाद यहाँ पे 1 में से हम जब 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो 3 बड़ी संख्या है, 1 छोटी संख्या है। और जब 1 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे बचेंगे -2। यहाँ आप देख लो, जैसे 1 -3 लिखे हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं -3 धन 1। तो -3 में से जब एक को घटाएंगे तो माइनस की संख्या बड़ी होगी तो हमारा माइनस का चिन्ह आएगा और 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ये -2 है। अब -2 में से हम -3 को घटा देंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा और हमारा पद आ जाएगा यहाँ 5। अब सरल भाषा में समझाएं तो यहाँ आप लोग लिख लो, 4 में से 3 को घटाया 1 बचा, 1 में से -3 को घटाया -2 बचा, -2 को -3 में से घटाया तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा और आ जाएगा यहाँ 5। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, इसका तीसरा सवाल हल हो गया। ये हमारे पद ज्ञात हो गए, पहला पद 4, दूसरा 1, तीसरा -2, चौथा -5। आप करेंगे हमारा इसका चौथा सवाल। तो चौथे सवाल में हमें क्या दिया है, इसमें हाँ a बराबर दिया है हमें -1 और d बराबर दिया है 1/2। अब चूंकि यहाँ 1/2 है तो जब हम इसे हल करेंगे तो 2 का भाग जब 1 में देंगे तो हमें 0.5 यहाँ पर मिल जाएगा। तो 1/2 की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं 0.5। अब पहला पद तो होगा हमारा -1। अब क्या करना है, हमें -1 में 0.5 और ऐड कर देना है। तो यहाँ देखो आप, जब -1 है प्लस 0.5 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ज्यों का त्यों मिलेगा, हमें 0.5 मिलेगा ज्यों का त्यों। ठीक है, क्योंकि -1 की संख्या थी, जो 1 है वो माइनस की संख्या थी, वो 0.5 था, तो ज्यों का त्यों हमें 0.5 मिलेगा। इसके बाद आप 0.5 और 0.5
इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पर हमें मिलेगा 0। और एक बात और है, यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ माइनस की संख्या थी तो चिन्ह भी जो है माइनस का आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें इसको जोड़ दिया। अब जब माइनस के 0.5 में से हम माइनस के इनको जोड़ेंगे 0.5 को, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएंगे, दोनों क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ 0 बचेगा, तो यहाँ आएगा क्या? 0 आ जाएगा। इसके बाद जब 0 में 0.5 जोड़ेंगे तो ज्यों के त्यों हमें मिलेंगे क्या? 0.5 मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया इसका चौथा सवाल। अब करेंगे इसका पांचवा सवाल। तो भाई इसका पांचवा सवाल क्या है बुक में? तो पांचवा सवाल है हमारा -1.25 और डी है हमारा -0.25। एक है -1.25, एक है -0.25। अब देखो पहला पद तो वही होगा -1.25। इसके बाद हम बाकी पद ज्ञात करेंगे। तो -1.25 में माइनस के 0.25 को हटाएंगे, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना मिलेगा? 1 का ज्यों का त्यों, दशमलव ज्यों का त्यों, 25 और 25 हो जाएंगे 50, चिन्ह आएगा माइनस का, यहाँ मिलेंगे माइनस के 1.15 1.50 1.50। इसके बाद 1.50 में फिर से हम 0.25 को करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा? 1 ज्यों का त्यों मिलेगा, 50 और 25 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 75 75, चिन्ह रहेगा माइनस का। तीसरा पद होगा हमारा -1.75। ठीक, इसी प्रकार से -1.75 में हम फिर से माइनस के 0.5 ऐड करेंगे, तो यहाँ देखो 75 25 100 हो जाएंगे और एक 1.0 हमारा पहले से है, तो ये हो जाएंगे कुल मिलाकर 2.00। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर चौथा सवाल, मतलब चौथा सवाल का आंसर हल हो गया। तो इसी के साथ हमारे अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1 के 2 सवाल हल होते हैं अपने सभी प्रश्नों के साथ। अब मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में।